हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपना फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है तो उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड विंड क्या होती हैं, परमानेंट विंड जितनी भी हैं हमारी, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज क्या होती हैं, तो कैसे बनती हैं जी, तो सारा हम देख लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो विंड पढ़ने से पहले हम सारी बेसिक टर्म देख लेते हैं विंड के बारे में। तो सबसे पहले आती है एयर। तो एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं तो उनका जो मिक्सचर है उसे हम एयर कहते हैं। और दूसरा आता है विंड। तो विंड होता है कि जो जो हमने पढ़ा अभी मिक्सचर ऑफ गैसेज उसे हम एयर कहते हैं। उसी एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट, मान लो ये सरफेस है तो इसके पैरेलल ऐसे मूव, तो जो ऐसे मूव करेगी उसे विंड कहते हैं, ना कि ऊपर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आता है करंट। तो करंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। जब विंड अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, ये सरफेस है ऊपर मूव कर रही है, जहाँ ऊपर से नीचे सिंक हो रही है, तो उसे हम करंट कहते हैं, ना कि विंड। तो आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए, विंड और करंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कन्वेक्शनल करंट हमारे इक्वेटोरियल रीजन में जो बनती हैं इंसुलेशन की वजह से, उसे हम करंट्स कहते हैं, ना कि विंड कहते हैं, जो अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो फिर आता है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है कि दो एयर मास हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल हैं तो उनमें कितना डिफरेंस है, तो उसी की वजह से हमारी विंड की डायरेक्शन डिटरमाइन होगी। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो विंड ज़्यादा तेज़ी से उस साइड जाएगी, मतलब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये होता है ग्रेडियंट की वजह से। तो फिर आता है एयर सिंक। एयर सिंक मतलब ये वाला, एयर ऊपर से नीचे आ रही है, एयर सिंक हो रही है, मतलब इस जगह पे हाई प्रेशर बन रहा है। एयर राइज, एयर राइज मतलब ऊपर जा रही है, इस जगह पे लो प्रेशर बनेगा इसकी वजह से। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। जब भी एयर कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज कन्वर्ज होती है जब लो प्रेशर में बन रहा है। लो प्रेशर मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, जगह खाली है, आसपास की एयर आके जहाँ पे इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने की वजह से ऊपर उठेगी, जिसे हम असेंट कहते हैं, मतलब एयर अपलिफ्ट हो रही है। तो अपलिफ्ट कब होती है, जब कन्वर्जेंस का फिनोमेना होता है, एयर कन्वर्ज कर रही है और लो प्रेशर होगा, उसकी वजह से एयर ऊपर जाएगी। तो लो प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ, इंसोलेशन की वजह से, सन रेज जो आती हैं हमारी उनकी वजह से। सेकंड हमारा फिनोमेना आता है डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस होता है एयर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अलग डायरेक्शन में। तो क्योंकि देखो इधर लो प्रेशर मिल रहा है तो इधर हाई प्रेशर होगा, तभी तो इस साइड विंड आएगी। तो जहाँ से तो विंड डाइवर्ज ही हुई ना, तो इसलिए डाइवर्जेंस कहाँ से होती है, हाई प्रेशर से। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से विंड डाइवर्ज करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंस की फिनोमेना कब आता है, जब लो प्रेशर होता है, डाइवर्जेंस होती है हाई प्रेशर में। और ये हाई प्रेशर क्यों बना, क्योंकि एयर जहाँ से सिंक हो रही थी। तो आगे हम देखेंगे सिंक क्यों हो रही है, कैसे हो रही है सिंक। तो आपको अभी इतना देखना है कि जब एयर सिंक करती है हाई प्रेशर बनता है और डाइवर्जेंस होती है वहाँ पे, और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे कन्वर्जेंस होती है, जहाँ से एयर अपलिफ्ट हो रही है। तो जब एयर अपलिफ्ट होगी ऊपर, ऊपर होगी तो ऊपर डाइवर्जेंस होगा। तो आपने ये ध्यान पे रखना है कि नीचे कन्वर्जेंस हो रही है तो ऊपर अपर एयर में होगी डाइवर्जेंस, उसका उल्टा होगा। अगर नीचे डाइवर्जेंस हो रही है तो अपर एयर में कन्वर्जेंस होगी, तो उसका उल्टा होता है। तो जो अपर सर्कुलेशन होती है उसका उल्टा नीचे सर्कुलेशन बनती है, तो ये पूरा ऐसे साइकिल बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एयर सिंक और राइज क्यों कर रही थी। तो पिछली वीडियो में हमने एक में देखा भी था, जब मॉनसून पढ़ रहे थे तो हार्डली चल पड़ा था। तो आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे पूरा, मतलब जितने भी ये प्रेशर बेल्ट हैं, प्रेशर बेल्ट जितने भी हैं सारे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेटर वाला रीजन है जहाँ पे, तो जहाँ पे आप सभी को पता है कि सन रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर अब हमको डिफ़िकल्टी तो होगी नहीं क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया, लो प्रेशर बनता है तो एयर राइज करती है। तो ये तो आपको सभी को समझ ही आ गया कि एयर राइज हो रही है। तो एयर राइज हो रही है तो जहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्जेंस। तो देख लो जहाँ पे विंड आ रही है इस साइड, कन्वर्जेंस हो रही है।
ऊपर एयर जाएगी, ऊपर जब नीचे कन्वर्जेंस हो रही है ऊपर डाइवर्जेंस होगी, विंड दोनों साइड चली जाएगी, एक साइड इधर एक साइड इधर, क्योंकि ऊपर ऊपर से सीधा नीचे तो आ नहीं सकती, नीचे नीचे से तो प्रेशर लग रहा है ऊपर जाने के लिए, तो उसके आसपास थोड़ी दूर जाके नीचे तो आएंगी जे, क्योंकि उसी जगह नीचे तो नहीं बैठ सकती, तो कहीं दूर जाके तो बैठेंगी, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो थोड़ा दूर जाके बैठती है जे। तो जहाँ पे जे बैठती है वहाँ पे है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जहाँ पे साउथ, तो दोनों जगह पे जे बैठेंगी। मतलब एयर बैठना मतलब एयर सिंक कर रही है, तो इधर से नीचे जा रही है, तो आधी एयर इस साइड जाती है आधी एयर इस साइड जाती है, तो जहाँ पे क्या बनेगा 30 डिग्री पे, जहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, एयर सिंक कर रही है हाई प्रेशर बनेगा। और जहाँ पे क्लाउड बनेंगे कॉमुलो निम्बस, मतलब जो जे एयर राइज कर रही है ऊपर, तो जे एयर क्या है, ये विंड नहीं है, इसे हम करंट्स कहते हैं। तो आपको ये पीछे मैंने पढ़ाया कि जब एयर ऊपर राइज कर रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये विंड नहीं है, इसे हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं, जहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से एयर राइज कर रही है, ठीक है। और जहाँ पे क्लाउड बनते हैं कॉमुलो निम्बस, हम क्लाउड आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि कॉमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं जहाँ पे। और ये पूरा सेल कंप्लीट हो गया, इधर से एयर राइज हो रही है, इधर सिंक हो रही है, वापस इधर कन्वर्ज हो रही है, इधर से इधर डाइवर्ज हो रही है, इधर कन्वर्ज हो रही है, तो ये पूरा बन गया हार्डलेस सेल, इस साइड भी हार्डलेस सेल इस साइड भी हार्डलेस सेल, तो दोनों साइड ये हार्डलेस सेल बन जाएगा हमारा। तो हमारा एक सेल तो हो गया कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं सेकंड सेल हमारा। तो हमने देखा कि जहाँ पे जो एयर राइज किसकी वजह से कर रही है, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पे एयर राइज क्यों कर रही है, जिसकी वजह से ये दो साइकिल बन रहे हैं। तो हमने हार्डलेस सेल देख लिया ये वाला, और अब हमने देखना है कि ये पोलर सेल और फेरल सेल कैसे बनते हैं। तो ये देख लिया हमने, एक हवा नीचे जा रही थी, एक इस साइड से जा रही थी, एक इधर जा रही थी। अब इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, तो इन दोनों हाई प्रेशर में से जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पोल है तो जहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही, और ये वाला जो एयर है जहाँ पे हाई प्रेशर है, और जहाँ पे एयर वार्म होगी, क्योंकि ऊपर से एयर जो आ रही है तो वो इक्वेटर के पास ही है, तो जहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो एयर वार्म होगी, तो ये वार्म एयर आ रही है जहाँ से कोल्ड एयर आ रही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो ये आ रही है कोल्ड एयर, तो जहाँ से आ रही है वार्म एयर, तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि दो अलग अलग टाइप की विंड मिक्स नहीं होती, जो वार्म वाली एयर होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है, और कोल्ड वाली नीचे रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे जो आ रही है कोल्ड एयर, दोनों जब टकरा रही हैं तो वार्म एयर ऊपर उठ जा रही है, ठीक है। और इधर बताया हो कि दूसरी, तो अब हमने एक तो देख लिया कि ये वार्म किसकी वजह से उठ रही है, जहाँ से कोल्ड आ रही है, जब दोनों टकरा रही हैं तो ऊपर उठ जा रही है। तो जे वाली जो एयर है, जे वाली, तो इस एयर को जब ऊपर उठाने के लिए हमें जो हेल्प मिलती है वो मिलती है अर्थ की रोटेशन से। जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो इधर से आ रही है एयर, वो ऊपर उठती है, क्योंकि नॉर्थ से जब जे नीचे वाली साइड आ रही है, इक्वेटर वाली साइड, तो उतनी ठंडी तो रहेगी नहीं, क्योंकि नीचे आ रही है, लैटिट्यूड कम हो रहा है, तो आस्ता आस्ता ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आस्ते आस्ते जब नीचे आती जाएगी तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये ऊपर उठेगी। जहाँ पे अर्थ की रोटेशन का तो हमें इतनी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे इंसोलेशन तो काफ़ी मिल रही है सूरज से, तो इतनी गर्मी है जहाँ पे कि कन्वेक्शन करंट खुद ही जनरेट हो जा रही हैं। तो जहाँ पे हमें लगाना पड़ रहा है जुगाड़, तो वो है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जहाँ पे जे वाली एयर ऊपर उठ रही है और जे उठ रही है, जब दोनों एयर मास टकरा रहे हैं और क्लाउड बन जाएंगे, और जहाँ पे जो थोड़ी बहुत ही प्रेसिपिटेशन होगी तो वो होगी, तो जब एयर उठेगी तो लो प्रेशर जहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो इसके आसपास कंपैरिजन में हाई प्रेशर रहेगा। तो आपको ये फिनोमेना ध्यान में रखना है। तो अब हम देख लेते हैं जे वाला फिनोमेना इस डायग्राम में। तो ये हमारा इक्वेटर, जे वाला एरिया है, विंड राइज कर रही है, विंड राइज कर रही है, ये विंड राइज कर रही है, ये विंड राइज कर रही है,
तो हाई प्रेशर जहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री के आसपास, विंड राइज करके नीचे गिर रही है, 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर बन रहा है इधर से नीचे। तो आधी विंड इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, आधी विंड ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, एक सेल हमारा हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सेम साउथ में हो रहा है, इधर जा रही है ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इनको ही हम कहते हैं ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं, अपने राइट साइड हो रही हैं जी। तो जहाँ पे भी, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे लेफ्ट साइड। तो ये होता है कोरोलिस फोर्स की वजह से। तो कोरोलिस फोर्स ये होती है कि जो एयर आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है जहाँ, तो उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे अपने लेफ्ट साइड पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डिफ्लेक्शन मिल रही है हमें ऊपर से जो आ रही है विंड अपने राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो ये विंड हो इकट्ठी होके इस साइड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है अपने ईस्ट साइड। तो इसी को हम कहते हैं ईस्टर्लीज। जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, तो इनकी वजह से जो विंड बनती है उसे हम ईस्टर्लीज कहते हैं। तो ईस्टर्लीज क्या होती है, तो ट्रेड विंड को ही हम ईस्टर्लीज कहते हैं। तो हमने देख लिया कि ये ट्रेड विंड कैसे बनती हैं, और इसी को हम कहते हैं ईस्टर्लीज। ठीक है, तो जो इक्वेटर है तो इसे हम कहते हैं डॉल्ड्रम। जहाँ पे आप दिख रहा होगा डॉल्ड्रम, डॉल्ड्रम क्या होता है कि, तो डॉल्ड्रम का मतलब होता है बेल्ट ऑफ काम। जो ITCZ है, जहाँ पे आपको पता है इक्वेटर जो होता है वहाँ पे ITCZ होता है, जहाँ से कन्वेक्शनल करंट रिलीज हो रही है ऊपर की तरफ, और जहाँ पे विंड की मूवमेंट तो होगी नहीं कोई भी हॉरिजेंटल, क्योंकि विंड जहाँ पे फ्लो नहीं करती, जहाँ पे तो कन्वेक्शनल करंट मिलती हैं, अपवर्ड मिलती हैं कन्वेक्शनल करंट। तो उनकी वजह से जहाँ पे कोई विंड नहीं चलती, एरिया पूरा काम रहता है, तो उसी वजह से इसको एक नाम दिया है डॉल्ड्रम, डॉल्ड्रम। तो डॉल्ड्रम का मतलब होता है बेल्ट ऑफ काम, जहाँ पे करंट से मिलती हैं हमें विंड नहीं मिलती, तो इसकी वजह से इसको हम बेल्ट ऑफ काम कहते हैं। और जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, इसका एक और नाम दिया गया है हॉर्स लैटिट्यूड। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि जब जो घोड़े होते थे, तो उनको जो शिप से ट्रैवल किया जाता है, मतलब एक जगह से लेके जाना कहीं और, तो शिप से लिया जाता है। जैसे इंडिया से जाना है कहीं और, अरब वाली साइड, या अरब से इंडिया वाली आना है, तो शिप से ट्रैवल किया जाता था। तो जब ये 30 डिग्री के आसपास जब ये पहुंचते थे, तो वहाँ पे आपको पता है विंड की मूवमेंट नहीं दिखने को मिलती थी, जहाँ पे एयर सिंक हो रही थी। तो पहले आपको पता होता है कि जहाज़ में इंजन तो होता नहीं था, इंजन तो अब डिस्कवर हुआ है। तो वहाँ पे तब विंड की वजह से, विंड के सहारे से ही जहाज़ चलते थे। तो आपने देखे भी होंगे ऐसे विंड वाले जहाज़ जिनके ऊपर ऐसे लगा होता था कुछ, तो इस टाइप का जो लगा था, विंड की वजह से जो ट्रैवल करते थे। तो वहाँ पे क्या होता, 30 डिग्री के आसपास एरिया आता था, वहाँ पे विंड नहीं मिलती थी। तो वहाँ पे जो हार्स अपने फेंक देते थे, ताकि जो शिप है वो थोड़ा हल्का हो जाए और आसानी से वो एरिया हम ट्रैवल कर सकें। तो उसी वजह से जहाँ पर जो इस लैटिट्यूड का जो नाम था वो हार्स लैटिट्यूड कर दिया गया। तो तभी इसको हार्स लैटिट्यूड कहा जाता है, जो 30 डिग्री वाला एरिया है, क्योंकि जहाँ पे एयर सिंक कर रही है, तो उसी वजह से जहाँ पे जो विंड का मूवमेंट नहीं मिलता। तो हमने देख लिया कि दोनों हार्स लैटिट्यूड और डॉल्ड्रम होता है इक्वेटर वाले एरिया में, जहाँ पे बेल्ट ऑफ काम है, जहाँ पे एयर ट्रैवल नहीं करती। और जो हार्स लैटिट्यूड वहाँ पे 30 डिग्री के आसपास हमने देख लिया कि जहाँ पे जो पुराने ज़माने में कहा जाता है कि घोड़े फेंक के जाते थे, जिसकी वजह से शिप थोड़ा हल्का हो जाए और आसानी से ट्रैवल हो पाए। तो ये दोनों हमको ध्यान में रखने हैं। तो अब हम देख लेते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड में। तो इधर से देख लिया हमने, आधी एयर इधर जा रही है, आधी इस साइड जा रही है। तो इस साइड जा रही है, राइट साइड डिफ्लेक्ट होगी अपने, साउथ में अपने लेफ्ट साइड होगी, कोरोलिस की वजह से हमने देख लिया पीछे। तो जहाँ से देख लो एयर अपने, एयर कहाँ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, तो इसका नाम दे दिया वेस्टर्लीज, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज। तो इक्वेटर में चलती है ईस्टर्लीज, फिर जो ऊपर चलती है वेस्टर्लीज। तो अब हम देखते हैं पोलर वाले एरिया में क्या हो रहा है। पोलर से जब एयर नीचे आ रही है अपने
राइट साइड डिफ्लेक्ट होगी, इधर से अपने लेफ्ट साइड, तो ईस्ट से आ रही है तो इसका नाम पड़ गया ईस्टर्लीज, साउथ में भी ईस्टर्लीज, तो हमारा ये बन गया पूरा अर्थ का। तो इन्हीं जो तीन जो विंड हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और जो ये हैं पोलर ईस्टर्लीज, तो इन्हीं को हम कहते हैं परमानेंट विंड, क्योंकि ये पूरा साल चलती ही रहती हैं, तो ये कभी बंद नहीं होती, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं परमानेंट विंड। तो आपको ये हो गया क्लियर कि पूरा हार्डले सेल कैसे, फेरल सेल, पोलर सेल। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हार्डले सेल है, तो इसका नाम हार्डले सेल इसलिए दिया क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जो इक्वेटर से जो एयर जाती है वो जाती है सीधा पोल में। तो हार्डले फेरल सेल का जो पहला नाम था वो सिर्फ हार्डले सेल था, क्योंकि इन्होंने पहला जो इन्होंने शुरू में जो रिसर्च की थी तो उनमें ऐसा लगा कि इक्वेटर से जा रही है, पोल से वापस नीचे आ रही है। तो बाद में तो ये कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि बाद में हमें और भी फिनोमेना देखने को मिल गए जहाँ पे भी क्लाउड बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, और जहाँ पे हाई प्रेशर दिखा हमें, जहाँ पे लो प्रेशर दिखा। तो फिर जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था फेरल, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया ये वाला सेल, तो इसी वजह से इनका नाम हार्डले और फेरल सेल बन गया, तो इसलिए हम इन्हें हार्डले फेरल सेल कहते हैं। तो इसमें आप देख भी लो, ये इक्वेटर वाला एरिया हो गया, ये 30 डिग्री, और जहाँ पे 30 डिग्री वाला एरिया। तो जहाँ से हवा उठ रही है, जहाँ पे गिर रही है, जहाँ पे गिर रही है, तो दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं वो 30 एरिया के आसपास ही दिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल तो होगी नहीं। तो एक रीज़न ये भी है इन डेजर्ट का जहाँ पे होने का कि जहाँ पे हवा सिंक कर रही है और जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न हैं, उनमें से एक रीज़न यही है कि जहाँ पे एयर सिंक करती है तो उसकी वजह से जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती और ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जहाँ पे डेजर्ट बने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो डेजर्ट हैं हमारे, वो वेस्टर्न साइड में हमें काफ़ी में देखने को मिलते हैं, जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, तो वो देख लेते हैं अब हम। तो देख लो, ये है इक्वेटर, ये 30 डिग्री वाला मान सकते हैं हम, तो ये हम मान सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ वाला। तो जहाँ पे चलती हैं ईस्टर्लीज, तो हमने भी पढ़ा था पहले, ईस्टर्लीज जहाँ पे चलती हैं इस वाली डायरेक्शन में, ईस्ट से आती हैं, तो ईस्टर्लीज उनका नाम। तो ये क्या करेंगी, तो ये जहाँ से आएंगी इस वाले एरिया में बारिश करवा देंगी, तो ये वाला एरिया ड्राई ही रहेगा, जहाँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पहुँचते पानी ख़त्म भी हो जाता है, तो ये वाला एरिया ड्राई रहेगा। और जहाँ तक पानी तो पहुँच भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक पानी आते आते तो मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो जहाँ भी देख लो आप, जो अमेज़न फॉरेस्ट मिलते हैं हमें, वो भी ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं हमें, क्योंकि जहाँ पे जो ईस्टर्ली चलती हैं उनकी वजह से काफ़ी रेनफॉल होती है। और डेजर्ट हमारे, ये अटाकामा डेजर्ट देख लो, पेंटागोनिया डेजर्ट देख लो, हमारा सहारा वाला, तो ये वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है हमारे, तो वो हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। डेजर्ट बनने के काफ़ी फिनोमिना हैं, तो उनमें से ये एक फिनोमिना है कि ईस्टर्ली जो हैं वो भी रोल प्ले करती हैं कि वेस्टर्न साइड में ही क्यों हमें ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो ईस्टर्लीज भी काफ़ी रोल प्ले करती हैं, तो हमें देख लिया जाए। तो देख लो, हमने जो पढ़ा 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड, हार्श लैटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे विंड सिंक करती है और हमें कोई भी क्लाउड देखने को नहीं मिलता, रेनफॉल भी नहीं देखने को मिलती, क्लियर स्काई मिलता है, वहाँ पे हॉट डेजर्ट मिलते हैं। और जो डॉल्ड्रम वाला एरिया है, तो वो एरिया आता है 0 से 5 डिग्री के आसपास, बेल्ट ऑफ काम। और वहाँ पे क्यों होगा, इससे हम डॉल्ड्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे विंड अपसेंट होती है। तो जहाँ पे विंड अपसेंट होती है, बेल्ट ऑफ काम तो है, मगर ये स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन नहीं है। स्टेबिलिटी होती है रिलेटेड टू रेनफॉल। स्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल नहीं हो रही, तो उसका मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी है। लेकिन डॉल्ड्रम वाले एरिया में रेनफॉल होती है, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी वाला एरिया, जो स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट आता है वो आता है रेनफॉल से। जहाँ पे रेनफॉल हो रही है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी, जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही वहाँ पे स्टेबिलिटी। वेस्टर्लीज जो होती हैं, हमने जो पढ़ा ऊपर वाली, जो टेम्परेट रीजन में होती है, तो वहाँ पे ये 3 कंसेप्ट पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 40 डिग्री में जो है चलती है रोरिंग 40 साउथ में, नॉर्थ में नहीं चलती, ये साउथ में चलती हैं। रोरिंग 40 50 डिग्री साउथ में चलती है,
फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री में चलती है श्रिंकिंग 60s। तो इनका नाम भी लैटिट्यूड से ही है, 40s 50s 60s। तो ये चलती हैं साउथर्न हेमिस्फेयर में और ये होती हैं वेस्टर्लीज। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है 60 डिग्री में। तो ये स्पीड के आधार पर इनको बताया गया है कि इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं कौन सी वेस्टर्लीज की जो साउथर्न हेमिस्फेयर में हो रही है। ठीक है, ये भी आपको हो गया क्लियर। तो ITCZ तो आपको पता ही है। और जो आइसोबार होता है सेम प्रेशर वाला एरिया, तो ये जो जितना भी जो हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ा तो ये आइसोबार पे ही डिपेंड करता है। आइसोबार ही डिटरमाइन करता है कि इनका किस एरिया में 40 डिग्री में, जैसे हमने पढ़ा 40 डिग्री में सेम प्रेशर है तो वो एक आइसोबार लाइन है, तो उसको हम आइसोबार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सेम प्रेशर वाले एरिया को। तो हमने विंड देख ली। तो विंड जो होती है 3 टाइप की होती है। पहली आ गई परमानेंट विंड, सेकंड आ गई टेम्पररी विंड और थर्ड आ गई हमारी लोकल विंड। तो आज हमने परमानेंट विंड डिस्कस कर ली। तो ये जितनी भी ईस्टर्ली वेस्टर्ली थी तो ये थी परमानेंट विंड। और जो टेम्पररी विंड होती है तो ये थोड़े समय के लिए चलती है, मतलब सीजनल विंड होती है एक टाइप की, जो हमने देख लिया है पहले ही वीडियो में। मॉनसून वाली जो पढ़ा था हमने कंसेप्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, तो वो हमने देख ली, वो थी हमारी टेम्पररी विंड्स। तो 2 विंडें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, परमानेंट विंड, टेम्पररी विंड। तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है लोकल विंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोकल विंड के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट लोकल विंड है तो वो डिस्कस करेंगे कल। तो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।